मजीद का माजी। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मजीद की माहाना आमदन 2500 रुपये थी। मोटर थी, एक आलिशान कोठी थी, बीवी थी। इसके अलावा 10-15 औरतों से मेल जोल था। मगर जब कभी वो विस्की के 3-4 पैग पीता तो उसे अपना माजी याद आ जाता। वो सोचता कि अब वो इतना खुश नहीं जितना कि 15 बरस पहले था, जब उसके पास रहने को कोठी थी, न सवारी के लिए मोटर, बीवी थी, न किसी औरत से उसकी शनासाई थी। 2500 रुपये तक एक अच्छी खासी रकम है। उन दिनों उसकी आमदन सिर्फ 60 रुपये माहवार थी। 60 रुपये जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद खुश था। उसकी जिंदगी उफ्ता व खेजा हालात के होते हुए भी हमवार थी। अब उसे बेशुमार तफक्करात थे, कोठी के, बीवी के, बच्चों के, उन औरतों के जिनसे उनका मेल जोल था। इनकम टैक्स का टंटा अलग था, सेल्स टैक्स का झगड़ा जुदा। इसके अलावा और बहुत सी उलझनें थीं जिनसे मस्जिद को कभी निजात ही नहीं मिलती थी। चुनाचे अब वो उस जमाने को अक्सर याद करता था जब उसकी जिंदगी ऐसे तफक्कुरात और ऐसी उलझनों से आज़ाद थी। वो एक बड़ी गरीबी की लेकिन बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर करता था। इनकम टैक्स ज्यादा लग गया है, माहिरों से मशवरा करो, ऑफिसरों से मिलो, उनको रिश्वत दो, सेल्स टैक्स का झगड़ा चुकाओ, ब्लैक मार्केट करो, यहां से जो कमाओ उसको वाइट करो, झूठी रसीदें बनाओ, मुकद्दमों की तारीख भुगतो, बीवी की फरमाइशें पूरी करो, बच्चों की निगहदाश्त करो। यूं तो मजीद काम बड़ी मुस्तैदी से करता था और वो अपनी इस नई हंगामा खेज जिंदगी में रच मिच गया था, लेकिन इसके बावजूद नाखुश था। ये नाखुशी इसे कारोबारी औकात में महसूस होती थी। इसका एहसास उसको सिर्फ इस वक्त होता था जब वो फुर्सत के औकात में आराम से बैठकर विस्की के 3-4 पैग पीता था। इस वक्त बीता हुआ जमाना उसके दिलो दिमाग में एकदम अंगड़ाई लेता हुआ बेदार हो जाता और वो बड़ा सुकून महसूस करता। लेकिन जब इस बीते हुए जमाने की तस्वीर उसके दिलो दिमाग में महव हो जाती तो वो बहुत मुज़तरब हो जाता। पर यह इज़्तिराब देर पा नहीं होता था, क्योंकि मजीद फौरन ही अपनी कारोबारी उलझनों में गिरफ्तार हो जाता था। मजीद ने जो कुछ बनाया था अपनी मेहनत और मुशक्कत से बनाया था। कोठी, उसका साजो सामान, मोटर, गर्ज ये कि हर चीज उसके गाढ़े पसीने की कमाई थी। उसको इस बात का बहुत मान था कि आसाइश के जितने सामान हैं सब उसने खुद बनाए हैं। उसने किसी से मदद नहीं ली, लेकिन तफक्कुरात अब ज्यादा हो गए थे। वो जो 10-15 औरतें थीं उसके लिए वबाले जान बन गई थीं। एक से मिलो तो दूसरी नाराज हो जाती थी। टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं, बीवी का डर अलग, कारोबार की फिक्र जुदा। अजब झंझट था, मगर वो दिन भी थे जब मजीद को सिर्फ 2 रुपए रोजाना मिलते थे। 60 रुपए माहवार जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, मगर दिन अजीब अंदाज में गुजरते थे। बड़े दिलचस्प थे वो दिन। बड़ी दिलचस्प थीं वो रातें जो लकड़ी के एक बेंच पर गुजरती थी जिसमें हजारहा खटमल थे। खुदा मालूम कितने उम्र रसीदा, क्योंकि वो बहुत पुरानी बेंच थी। उसके मालिक ने 10 बरस पहले उसको एक दुकानदार से लिया था जो अपना कारोबार समेट रहा था। उस दुकानदार ने 11 बरस पहले उसका सौदा एक कबाड़ी से किया था। मजीद को जो मजा लुत्फ उस खटमलों से भरी हुई बेंच पर सोने में आया था, अब उसे अपने पुरतकल्लुफ स्प्रिंगों वाले पलंग पर सोने में नहीं आता था। अब उसे हजारों की फिक्र होती थी। उस वक्त सिर्फ 2 रुपए रोजाना की उन दिनों उसके पास कैनवस के 2 बूट थे, अब सैकड़ों थे, मगर वो बात नहीं थी। हर रोज दिन के काम से फारिग होकर जब वो अपने दफ्तर की बेंच पर सोने लगता तो बूट उतारकर इस पर ब्लैंको मलता,
सुबह उठकर हमाम में इकन्नी देकर नहाता, शेव करता, सामने होटल में बाहर वाले से कहता कि उसका नाश्ता ले आए। एक मक्खन लगा ब्राउन, एक प्याली चाय, लुत्फ आ जाता। नाश्ता करके वो पासिंग शो का सिगरेट पीता, एक पान खाता और काम शुरू कर देता। दोपहर का खाना वो भिंडी बाजार में हाजी के होटल में खाता। ये होटल कितना अच्छा था। खड़ी दाल घी में बिघारी हुई कितनी मजेदार होती थी। खारा गोश्त तो बेहद लजीज होता था। फिर बर्फ का ठंडा पानी, पासिंग शो का एक सिगरेट। उसका सारा वजूद हशाश बशाश हो जाता था। खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, फिर काम शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे फारिग हुए, एक आना ट्राम पर खर्चा और सीधे अपोलो बंदर पहुंच गए। ठंडी हवा, भांत भांत के आदमी, भांत भांत की बोलियां, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें, वसी और अरीज समंदर, ऊंची ऊंची लहरें, कश्तियां, मोटरें, साइकिलें, खूबसूरत औरतें, गुजराती औरतें, मरहट्टी औरतें जो अपने चमकीले जोड़ों पर फूलों की वेनी लगाती थीं, पारसी औरतें, यहूदी औरतें, तीखी तीखी नाक वाली एंग्लो इंडियन और यूरोपियन औरतें, ये सब उसके पास से गुजरती। वो उनको देखता तो उसके दिलो दिमाग को फरक पहुंचती। उसको कभी ये ख्वाहिश ना होती कि उनमें कोई उसकी हो जाए, लेकिन अब बीवी के अलावा 10-15 औरतों से उसका जिनसी मेल जोल था। अब वो हर खूबसूरत औरत को शहवानी नजरों से देखता था, तरकीबें सोचता कि किस तरह उनको हासिल किया जाए। अब भी वो सैर करता था, बागों में घूमता था, मगर फूल इतने खूबसूरत दिखाई नहीं देते जितने के उस जमाने में दिखाई देते थे। अब सैकड़ों फूल उसके गुलदानों में पड़े, जो मुरझा जाने पर फेंक दिए जाते थे। उसकी निगाह उन पर पड़ती ही नहीं थी। पड़ती भी होगी तो वो उनमें से कोई कशिश महसूस नहीं करता था। एक दिन अपोलो बंदर गए, दूसरे दिन चौपाटी चले गए। दही बड़े और चाट खाई, गीली रेत पर बैठे समंदर का नजारा करते रहे। दूर हद्दे निगाह तक फैला समंदर, धूप में चांदनी की तरह चमकती हुई लहरें, कश्तियों के सफेद सफेद बादबान यहां से जी उकताया तो मालाबार हिल चले गए। हैंगिंग गार्डन्स, कैसा फरहत बख्श मकाम था। उस जमाने में उसका कोई दुश्मन नहीं था। उसको सारी दुनिया दोस्त नजर आती थी। राम उसकी दोस्त थी, खुला आसमान उसका दोस्त था, सड़कें और फुटपाथ उसके दोस्त थे। खटमलों से भरी हुई बेंच पर सोने से पहले वो फुटपाथों पर सोया करता था। हर चीज उसको अपनी महसूस होती थी, मगर अब अपने भी पराये लगते थे। सैकड़ों हरीफ थे, कारोबार में, इश्कबाजियों में, हर जगह, हर मकाम पर उसका कोई ना कोई हरीफ मौजूद होता था। वो जिंदगी अजीबो गरीब थी, ये जिंदगी भी अजीबो गरीब थी, मगर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। वो तफक्कर से आजाद थी, ये तफक्कर से पुर। छोटी से छोटी खुशी उसके दिलो दिमाग में एक अरसे तक मौजूद रहती। एक अरसा उसको शादा और फरहा रखती। 6 आने देकर एक मेल टैक्सी में बैठे तो ये एक बहुत बड़ी अय्याशी थी। भिखारी को एक पैसा दिया तो बड़ी रूहानी मुसर्रत महसूस की। अब वो सैकड़ों की खैरात करता था और कोई रूहानी मुसर्रत महसूस नहीं करता था, इसलिए कि ये महज नुमाइश की खातिर होती थी। उस जमाने में उसकी अय्याशियां बहुत बड़ी छोटी छोटी मगर बड़ी दिलचस्प होती थीं। खुद को खुश करने के लिए वो निराले तरीके इजाद कर लेता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठे और किसी गांव में जाकर ताड़ी पीने लगे, पतंग लिया और चौपाटी पर बच्चों के साथ उड़ाने लगे। दादरा स्टेशन पर सुबह सवेरे चले गए और स्कूल जाने वाली लड़कियां ताड़ते रहे। पुल के नीचे खड़े हो गए एंग्लो इंडियन लड़कियां स्कर्ट पहने ऊपर चढ़ती तो उनकी नंगी टांगे नजर आती।
इस नज़ारे से उसको बड़ी तिफलाना सी मसरत महसूस होती। कभी कभी तवील फासले पैदल तय करता, घर पहुंचता तो उसे खुशी होती कि उसने इकन्नी या दवन्नी बचा ली है। ये इकन्नी या दवन्नी वो किसी ऐसी चीज पर खर्च करता जो उसके रोजाना प्रोग्राम में नहीं होती थी। किसी लड़की को मोहब्बत भरा खत लिखा और जो पता दिमाग में आया लिखकर पोस्ट कर दिया, और इस हमाकत पर दिल ही दिल में खूब हंसे। एक उंगली का नाखून बढ़ा लिया और किसी दुकान से टेस्ट करने के बहाने इस पर क्यूटिक्स लगा लिया। एक दिन सिर्फ दूसरों से मांग मांग के सिगरेट पिए और बेहद शरारत भरी खुशी महसूस की। दफ्तर में बेंच के खटमलों ने ज्यादा तंग किया तो सारी रात बाजारों में घूमते रहे और बजाय कोफत के राहत महसूस की। जेब में पैसे कम हुए तो दोपहर का खाना गोल कर दिया और ये महसूस किया कि वो खा चुका है। अब ये बातें नहीं थीं। दफ्तर से उसने रुपए कमाने के ढंग सीखे, दौलत आने लगी तो ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं। उसकी ये नन्ही नन्ही मसरतें सब सोने और चांदी के नीचे दब गईं। अब रक्सो सुरूर की महफिलें जमती थीं, मगर उनसे वो लुत्फ हासिल नहीं होता था जो पुल के नीचे खड़े होकर एक खास जाविये से नंगी मुतहर्रिक टांगे देखने में महसूस होता था। उसकी रातें पहले बिल्कुल तन्हा गुजरती थीं। अब कोई ना कोई औरत उसकी आगोश में होती, मगर वो सुकून गायब था, वो कंवारा सुकून जिसमें वो रात भर मलफूफ रहता था। अब उसे ये फिक्र दामनगीर होती थी कि कहीं उसकी बीवी को पता न चल जाए, कहीं ये औरत हामिला न हो जाए, कहीं उसको बीमारी न लग जाए, कहीं उस औरत का खामन न आन धमके। पहले ऐसे तफक्कुरात का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब उसके पास हर किस्म की शराब मौजूद रहती थी, मगर वो मजा, वो सुरूर जो उसे पहले हर रोज शाम को जापान की बनी हुई अब ही बियर पीने में आता, बिल्कुल गायब ही हो गया था। उसका मामूल था कि दफ्तर से फारिग होकर चौपाटी या अपोलो बंदर की सैर की, खूब घूमे फिरे, नज़ारों का मजा लिया। 8 बजे तो घर का रुख किया, किसी नल से मुंह धोया और बाईखला पुल के पास वाली बार में दाखिल हो गए। पारसी सेठ की, जो बहुत ही मोटा और उसकी नाक बड़ी बेहंगम थी, साहब जी कहा, हम सेठ सू हाल छे। उसको बस सिर्फ इतनी गुजराती आती थी, मगर जब वो कहता तो उसे बड़ी खुशी होती कि वो इतने अल्फाज बोल सकता है। सेठ मुस्कुराता और कहता, सारो छे, सारो छे। फिर वो पारसी सेठ से काउंटर के पास खड़े होकर जंग की बातें छेड़ देता। थोड़ी देर के बाद यहां से हटकर वो कोने वाली मेज के पास बैठ जाता। यह उसकी महबूब मेज थी। उसके ऊपर का हिस्सा संगे मरमर का था। बैरा उसे गीले कपड़े से साफ करता और मजीद से कहता, बोलो सेठ। यह सुनकर मजीद खुद को वाकई सेठ समझता। उस वक्त इसकी जेब में 1 रुपया 4 आने होते। वो बैरे की तरफ देखकर बड़ी शान से मुस्कुराता और कहता, हर रोज तुम मुझसे पूछते हो, सब जानते हो, ले आओ जो पिया करता हूं। बैरा अपनी आदत के मुताबिक जाने से पहले गीले कपड़े से मेज साफ करता, पहुंचकर एक गिलास रखता। एक प्लेट में काबुली चने, दूसरी में खारी सींग यानी नमक लगी मूंगफली। मजीद उससे कहता, पापड़ लाना तुम हमेशा भूल जाते हो। ये चीजें गजक के तौर पर बेर के साथ मुफ्त मिलती थीं। मजीद ने यह तरीका इजाद किया था कि बैरे से काबुली चनों की एक और प्लेट मंगवा लेता था। चने काफी बड़े बड़े होते थे, नमक और काली मिर्च से बहुत मजेदार बन जाते थे। मूंगफली की प्लेट होती थी। ये सब मिल मिलाकर मजीद का रात का खाना बन जाते थे। देर आती तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में उसको ग्लास में उंडेलता, आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरता। ठंडी यख बेर उसके हल्क से उतरती तो एक बड़ी अजीब फरत उसको महसूस होती।
उसको ऐसा लगता कि सारी दुनिया की ठंडक उसके दिलो दिमाग में जमा हो गई है। वो मोटे पारसी की तरफ देखता और सोचता, ये पारसियों की नाक क्यों इतनी मोटी होती है? इस कौम ने क्या कसूर किया है कि खुदा इनकी नाकों से बिल्कुल गाफिल है। परसों ट्राम में जो पार्सन बैठी थी, बड़ा सडूल बदन, खूबसूरत आंखें, उभरा हुआ सीना, बेदाग सफेद रंग, माथा कुशादा, पतले पतले होंठ, लेकिन ये बड़ी तोते ऐसी नाक। उसको देखकर मजीद को बहुत तरस आया था। उसने सोचा था कि आया ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि उसकी नाक ठीक हो जाए। फिर उसके दिमाग में मुख्तलिफ औकात पर देखी हुई खूबसूरत और जवान लड़कियां तैरने लगती थीं। उसको ऐसा लगता था कि वो इनका शबाब बियर में घोलकर पी रहा है। देर तक वहां बैठा वो अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात दोहराता रहता। 15 दिन हुए अपोलो बंदर पर जब तेज हवा में एक यहूदन लड़की का रेशमी स्कर्ट उठा तो कितनी मुतनासिब और हसीन टांगों की झलक दिखाई दी थी। पिछले इतवार के ईरानी होटल में पाए का शोर बा कितना लजीज था। कैसे चटखारे ले लेकर उसने उसमें गरम गरम नान भिगोकर खाया था। रंगीन फिल्म कितना अच्छा था, रक्स कितना दिलफरेब। आज सुबह नाश्ते के बाद सिगरेट पीकर लुत्फ आ गया। ऐसा लुत्फ हर रोज आया करे तो मजे आ जाएं। वो मियाँ बीवी जो उसने दादरा स्टेशन पर देखे थे, आपस में कितने खुश थे। कबूतर और कबूतरी की तरह गुटक रहे थे। कीकी मिस्त्री बड़ा अच्छा आदमी है। कल मैंने स्प्रो मांगी तो उसने मुफ्त दे दी। कहने लगा, इसके दाम क्या लूंगा आपसे। पिछले माह उसने वक्त पर मेरी मदद भी की थी। 5 रुपए उधार मांगे, फौरन दे दिए और कभी तकाजा न किया। प्रोम में जब मैंने उस रोज मरहट्टी लड़की को अपनी सीट दी तो उसने कितनी प्यारी शुक्रगुजारी से कहा, थैंक यू। फिर वो मोटे पारसी की तरफ देखता। उसके चेहरे पर यह बड़ी नाक उसको नजर आती। मजीद फिर सोचता, ये क्या बात है, इन पारसियों की नाकों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया गया है? कितनी कोफत हो रही है। उस नाक से फौरन ही उसे ख्याल आता कि ये पारसी बड़ा नेक आदमी है, क्योंकि वो उसको उधार दे देता था। जब उसकी जेब में पैसे ना होते तो वो काउंटर के पास जाता और उससे कहता, सेठ आज माल पानी नहीं, कल। सेठ मुस्कुराता, कोई वांदा नहीं, यानी कोई हर्ज नहीं, फिर आ जाएंगे। बेर की बोतल 14 आने में आती थी। उसको खाली करके और प्लेटें साफ करके वो हाथ के बड़े खूबसूरत इशारे से बैरे को बिल लाने के लिए कहता। बैरा बिल लाता तो वो उसे 1 रुपया देता और बड़ी शान से कहता, बाकी 2 आने तुम अपने पास रखो बैरा। सलाम करता। मजीद बेहद मसरूर और शादमा उठता और पारसी सेठ को साहब जी कहकर दफ्तर की तरफ रवाना होता। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते। पड़ोस की गली में एक छोटी सी तारीख खोली में मिस लीना रहती थी। किसी जमाने में बड़ी मशहूर डांसर थी, मगर अब बूढ़ी हो चुकी थी। यहूदन थी। उसकी 2 लड़कियां थीं, एस्थर और हेलन। एस्थर 16 बरस की थी और हेलन 13 बरस की। दोनों रात को अपनी माँ के पास एक लंबा कुर्ता पहने लेटी होती थीं। हाँ, सिर्फ मिस लीना फर्श पर चटाई बिछाकर सोती थी। रात को बेर पीकर मिस लीना के यहाँ जाना मजीद का मामूल बन गया था। वो बाहर होटल वाले को 3 चाय का ऑर्डर देकर गली में दाखिल होता और मिस लीना की खोली में पहुंच जाता। अंदर टीन की कुप्पी जल रही होती। ईस्थर और हेलन करीब करीब नीम बरहना होती। मजीद पहुंचता तो जोर से पुकारता, अस्सलामुअलैकुम। माँ बेटियां ठेठ अरबी लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहती और वो लोहे की कुर्सी पर बैठ जाता और मिस लीना से कहता, चाय का ऑर्डर दे आया हूं। ईस्थर बारीक आवाज में कहती, थैंक यू। छोटी बिस्तर पर लोटें लगाना शुरू कर देती। मजीद को उसकी
आड़ू आड़ू जितनी छातियों और नंगी टांगों की कई झलकियां दिखाई देती, जो उसके मसरूर मखमूर दिमाग को बड़ी फरहत बख्श थी। बाहर वाला चाय लेकर आता तो माँ बेटियां पीना शुरू कर देती। मजीद खामोश बैठा रहता। उस तंग व तारीक माहौल में एक अजीबो गरीब सुकून उसको महसूस होता। वो चाहता कि उन तीनों का शुक्रिया अदा करे, उस धुआं देने वाली कुप्पी का भी शुक्रिया अदा करे जो धीमी धीमी रोशनी फैला रही थी। वो लोहे की उस कुर्सी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता था जिसने उसको निशिस्त पेश की हुई थी। थोड़ी देर वो माँ बेटियों के पास बैठता। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती मजीद की आंखों में बड़ी प्यारी नींद ले आती। रुखसत लेकर वो उठता और झूमता झामता अपने दफ्तर में पहुंच जाता और कपड़े बदलकर बेंच पर लेटता और लेटते ही खुशगवार और पुरसुकून नींद की गहराइयों में उतर जाता। फरहत के औकात में विस्की के 3-4 पैग पीकर जब मजीद उस जमाने को याद करता तो कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर उसमें महव हो जाता। नशा कम होता तो ब्लैक मार्केट के मुतालिक सोचने लगता। रुपया कमाने के नए ढंग तख्लीक करता। उन औरतों के मुतालिक गौर करता जिनसे वो जिनसी रिश्ता कायम करना चाहता था। मजीद का माजी जंग से पहले की फिजा में गुम हो चुका था। एक मध्यम लकीर सी रह गई थी जिसको मजीद अब दौलत से पीट रहा था।